हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कि बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आपके राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 101 से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। टोटल हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। तो 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आप दोनों पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। और पवन सीरीज के प्रश्नों को पूरा पढ़ा चुकी हूँ मैं, और अतलग उत्तरी प्रश्नों को पहले ही पढ़ा चुकी हूँ मैं। तो सारे के सारे विषयों के आप राजन सीरीज और पवन सीरीज के प्रश्नों को जरूर एग्जाम में पढ़ करके ही जाइएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101 है, डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के से संबंधित है? पढ़ने, लिखने, बोलने या बोलने और सुनने। जो डिसलेक्सिया दोस्तों, ये पठन संबंधी विकार है। जैसे अगर SAW सा लिखा हुआ है तो बच्चे को ये इस तरह दिखेगा, वॉज, मतलब कि उसको पढ़ने में उसको समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर 102 है, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं या गृह कार्य। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, पोर्टफोलियो, जिसमें बच्चे के बारे में पूरी जानकारी हमको मिल जाएगी। गृह कार्य दोस्तों आपके इसमें दिया हुआ है, तो गृह कार्य से हम बच्चों का आकलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई कोई बच्चा करके लाया, कोई बच्चा नहीं करके लाया, किसी दिन क्या रीजन है ये हम पता करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई बच्चा गृह कार्य या होमवर्क करके नहीं ला रहा है तो उसका आकलन हम ऐसे करेंगे कि वो बच्चा अच्छा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 103 है, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? माध्य, बहुलक, माध्यिका या ओजाइव। दोस्तों, बार बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। ऑप्शन नंबर बा जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? दोस्तों, तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। तो मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, यही 3 बुद्धि बताई है। 3 बुद्धि बताया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 105 है, बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक है? बिने, कोहलर, फ्रॉबेल या कोहलबर्ग। तो कौन है? बिने। क्वेश्चन नंबर 106 है, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन, कोहलबर्ग, कोहलर या फ्रॉबेल। तो राइट आंसर है दोस्तों थर्स्टन। थर्स्टन समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, बुद्धि सीखने की योग्यता है? यह कथन किसका? बकिंघम का, फ्रॉबेल का, थर्स्टन का या कोहलर का। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा बकिंघम। ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, पिछड़े बालक वे हैं जिनके सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि का स्तर 80 से 90 के बीच होता है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 109 है, डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है? मनोसामाजिक कारकों, आनुवांशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा या फिर ब और सा दोनों। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण दोनों के कारण ही बच्चा क्या होता है? प्रतिभावान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द जो है अब ब और सा दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों पर लागू होता है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा क्या है कि किस वर्ष में लागू नहीं होता है, किस वर्ष तक के बच्चों पर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 14 से 18, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। ठीक है, 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर ये लागू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 111 है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चे को अंग्रेजी कैसे सिखाएंगे? अगर कोई बच्चा है स्कूल में आ रहा है, उसके माता पिता को अंग्रेजी नहीं आती है या उनको कोई भी भाषा नहीं आती, सही से लिख पढ़ नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप अंग्रेजी कैसे सिखाएंगे? आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, या आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सीखने का प्रयास कराएंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन द ही होगा। उसे माध्यम भाषा की सहायता से उसको हिंदी भाषा आ रही है तो उसकी सहायता से हम अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए?
अन्य सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालय में या विशेष विद्यालयों के विशेष बालकों के साथ। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भी शिक्षा अन्य सामान्य बालकों की तरह ही होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा, या अन्य सामान्य बालकों के साथ ही होनी चाहिए। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 113 है, विशेष शिक्षा किससे संबंधित है? मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर विशेष शिक्षा मेधावी बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित नहीं है, क्योंकि विशेष शिक्षा में मुख्य रूप से देखिए जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, जैसे कि दृष्टिबाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, चलने फिरने में कठिनाई वाले बालक, मानसिक अक्षमताओं वाले बालक जैसे कि मानसिक विकलांगता या बौद्धिक विकलांगता, सीखने में कठिनाई जिनको होती है, ठीक है, इस तरीके के बच्चे जो है वो विशेष शिक्षा में आते हैं। तो कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से भी संबंधित है, और पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित है। यानी कि ऐसे बच्चे जो किसी भी प्रकार से सीखने में जिनको थोड़ी दिक्कत होती है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो भावनात्मक रूप से हो, तो इसमें कम योग्य विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षा शैक्षिक कार्यक्रम है, और पिछड़ी बुद्धि के बालकों के लिए भी शैक्षिक कार्यक्रम है। तो ऑप्शन ब और ऑप्शन द दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, या सभी बालकों की। तो राइट आंसर है ये है सृजनशील बालकों की विशेषता। जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं, उनके अंदर ये इस तरीके की चीजें होती हैं कि समस्या के अर्थ को जान करके उसकी कमियों को, दोषों को, रिक्तियों के प्रति वो क्या होते हैं, सजग होते हैं, और जहां पर भी समस्या आती है उसका हल भी वो ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर, या फिर मंद बुद्धि। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द मंद बुद्धि। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 पर, मंद अधिगमकर्ता जिसकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं? पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी, या मानसिक रूप से कमजोर। तो राइट आंसर है पिछड़े बालक कहते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? डेसीमीटर, डेसीबल, डेसीपाइन, या डेसीबिंदु। तो डेसिमल जो है ये सुनने की क्षमता को मापने वाला, एक तरीके से सुनने की क्षमता को हम डेसिबल में मापते हैं, कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो शारीरिक, मानसिक, रुचि। तो ये सभी, हर बच्चा, कोई लंबा है कोई छोटा है, हर बच्चे की सोच भी क्या है, अलग है, हर बच्चे का इंटरेस्ट, किसी को खेलना पसंद है तो किसी को पढ़ना पसंद है। तो इसीलिए ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को के लिए कहा जाता है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, या कोई नहीं। तो निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 120 है, एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया और डिसलेक्सिया सेम ही है, पढ़ने में अक्षमता, पढ़ने में दिक्कत होती है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, या ये सभी। तो विशिष्ट बालकों में ये सभी बालक आते हैं, केवल और केवल सामान्य बालकों को छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 122 है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और इन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये किसका कथन है दोस्तों? तो ये कथन है जेम्स ड्रेवर का। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या है? विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ घुल मिलकर रहना, अभिव्यक्ति में अनूठापन। ठीक है, ये सब क्या है? प्रतिभाशाली होने का संकेत है। दूसरों के साथ सहयोग की भावना, लेकिन यहाँ पर दूसरों के साथ लड़ना, यहाँ पर ये इतना छपा नहीं है दोस्तों। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ब जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये छूट गया है। तो प्रतिभाशाली होने का संकेत ये बिल्कुल नहीं कि दूसरों के साथ बच्चा लड़ाई करे। बाकी विचारों में सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल, ये सब प्रतिभाशाली होने के संकेत हैं।
क्वेश्चन नंबर 124 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी दक्षताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए, या वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सही है, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है दोस्तों, लेकिन जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो बहुत ज्यादा तेज होते हैं, तो उनको समृद्धिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से पढ़ाना पड़ता है टीचर को अलग से। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 125 है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या शिक्षक में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। राइट आंसर है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर समन्वित शिक्षा निर्भर करती है, कितनी अच्छी शिक्षा बच्चों को मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में से विशिष्ट अधिगम विकलांगता है मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, या ऑटिज्म। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 127 है, जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? तो माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है, उसको चोट लग गई भ्रूण को, या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो गई, तो इस प्रकार की मानसिक मंदता बच्चे में आ गई, तो वह क्या कहलाएगी? जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता, या चिकित्सा मंदता। राइट आंसर है जैविक मंदता। क्वेश्चन नंबर 128 है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो बंडूरा ने दिया था। बहुत अच्छा ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 129 है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो भाषा विकास का सिद्धांत चौमोस्की ने दिया था। कॉमोस्की लिखा हुआ है यहाँ पर, चौमोस्की ने दिया था, सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? तो प्रगतिशील शिक्षा के जो प्रतिपादक है वो हैं जॉन ड्यूबी। ऑप्शन नंबर ब जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत है दोस्तों ये दिया था वाइगोस्की ने। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है पब्लिक स्कूल, सामान्य विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय, या फैक्ट्री विद्यालय। राइट आंसर है प्रगतिशील विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 133 है, थर्स्टन तथा लिकर्ट में निम्नलिखित में से किसके मापन से संबंधित है? थर्स्टन और लिकर्ट ने निम्न में से किसकी माप की है? बुद्धि की, अभिवृत्ति की, मूल्य की, या व्यक्तित्व की? राइट आंसर है अभिवृत्ति की, क्योंकि बुद्धि का बिने ने किया था, आप सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 134 है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत दिया था स्किनर ने। 2023 में पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 135 है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था में? तो राइट आंसर है किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 136 है, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई आती है? शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यवसायिक विकास में, या समायोजन में? तो राइट आंसर है बौद्धिक विकास में। क्वेश्चन नंबर 137 है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है? यह कथन किसका है दोस्तों? यहाँ पर पूछा है, तो राइट आंसर है डम्बिल का। क्वेश्चन नंबर 138 है, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, कहीं इसका आंसर व्यक्तिगत विधि दिया है, तो कहीं प्रक्षेपण विधि दिया है। और मैंने हमेशा आपसे कहा है कि तीनों ही विधियां बहुत अच्छी हैं, और तीनों ही विधियों की कुछ अच्छाइयां हैं और कुछ कमियां भी हैं। तो किसी एक को यहाँ पर सही बताना एक तरीके से आप लोगों के लिए वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सभी विधियां बहुत अच्छी हैं, तो इसीलिए यहाँ पर मैं किसी एक को नहीं बताऊंगी, या व्यक्तिगत या प्रक्षेपण, क्योंकि सबके सब बहुत अच्छी हैं। और कहीं आपकी किसी बुक में व्यक्तिगत दे दिया है, किसी में प्रक्षेपण दे दिया, वो भी कंफ्यूज ही किया, हालांकि वस्तुनिष्ठ कहीं नहीं है, इन्हीं दोनों में से एक को सही मान लिया गया है हर जगह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 है, भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है? तो ये बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो सीखना, तर्क, चिंतन, या कल्पना? राइट आंसर है चिंतन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 141 है, बुद्धि का तरल मोजक मापक सिद्धांत किसने दिया था? कैटल, गिलफोर्ड, थर्स्टन, या स्पीयरमैन? तो कैटल ने दिया था। तरल मतलब लिक्विड, लिक्विड को कहाँ रखते हैं? चाय को कहाँ रखते हैं? केतली में, यानी कि कैटल में। तो इस तरीके से तरल मोजक सिद्धांत किसने दिया था? कैटल ने दिया था। आप याद रख सकते हो इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 142 है,
16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया गया? तो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर यानी कि व्यक्तित्व मापन के लिए। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? अंतर्दृष्टि अधिगम, सक्रिय अधिगम, पारस्परिक शिक्षण या संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास? राइट आंसर है पारस्परिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 144 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के अनुसार समुचित है? कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। मारना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। और ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 7 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता? भग्नसा, तनाव, संबंध या चिंता? तो राइट आंसर हो जाएगा संबंध। क्वेश्चन नंबर 146 है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सा, कविवाचक या राजनीतिक नेता? तो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था शल्य चिकित्सक की हो सकती है। चिकित्सा यहाँ पर लिखा है तभी कंफ्यूजन हो रहा है। चिकित्सक, शल्य चिकित्सक यानी कि सर्जन बच्चा बन सकता है, नर्तक या डांसर भी बन सकता है, खिलाड़ी भी बन सकता है जो शारीरिक गतिक बुद्धि रखता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पर, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रेंड देखिए, ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, यंत्र या सभी? राइट आंसर है सांकेतिक भाषा। यहाँ पर ब्रेल लिपि दिया हुआ, ब्रेल लिपि किसके लिए होता है? जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, ठीक है, दृष्टि बाधित बालकों के लिए होता है। तो ऑप्शन बा सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन या फिर अपसारी चिंतन? तो राइट आंसर है अपसारी चिंतन से, यानी कि एक ही समस्या के हम बहुत सारे हल के बारे में सोच लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है? एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या बहुभाषा? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है बहुभाषा। क्वेश्चन नंबर 150 है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या सभी से? तो राइट आंसर है सभी से। और इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। ऐप है हमारा अस्तित्व अकेडमी। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो आप लोग प्लीज ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में आपको बहुत सारे विषयों की सारे के सारे विषयों के आपको नोट्स, क्लासेज, मास्टर क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के पीडीएफ, सारे विषयों के नोट्स, ये सब आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप में। पूरी की पूरी राजन सीरीज, पूरी की पूरी पवन सीरीज हम डाल देते हैं उसमें, तो अलग से बाजार से खरीदने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ती है। जब आपका पढ़ने का मन करे आप उसको पढ़ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।